लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल्स में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते नजर आ रहे हैं। 7 चैनलों के एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 364 से 370 के करीब सीट मिलती हुई दिख रही है, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया को 127 से 146 सीट मिलने का अनुमान है। हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में बीजेपी को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया गया है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेताओं ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश सभी ने एग्जिट पोल को गलत बताया। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल पर कमेंट किया और इसे मोदी जी का पोल और फैंटेसी पोल बता दिया। फिलहाल मतगणना में पूरे 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या 4 जून को एग्जिट पोल पलटेगा। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। देश ने मोदी को स्वीकारा और खटाखट पटापट को खटाखट भेज दिया। मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया अलायंस 295 से 310 इसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। ये देश विश्वास करता है कि नरेंद्र मोदी ही देश चलाने के लिए सक्षम है। अब लफबाजी और नाटक का जमाना चला गया। इंडिया गठबंधन 295 के नीचे नहीं हो सकता। इनका 4 तारीख को जाना बिल्कुल तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस बार हम 400 से पार नहीं। देश में हमारा मानना है कि इंडिया गठबंधन 290, 95, 96, 97 कुछ भी हो सकता है। तो हर तरफ से बयानों के तीर चल रहे हैं, आपने सुना। इसी मसले पर हम बातचीत भी करने वाले हैं और बड़ा सवाल यही कि जब एग्जिट पोल होगा, यानी जब नतीजे आएंगे, क्या वाकई में ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल जाएगा? शिवम त्यागी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, साधना भारती कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, आशुतोष वर्मा के पास भी आपको लिए चलूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, माधव आनंद हमारे साथ हैं आरएलएम से, आप भी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, और प्रोफेसर बद्री नारायण मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शिवम जी, पहला सवाल तो आप ही से बनता है। हालांकि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उस हिसाब से तो आपको मुझे बधाई देनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये फैंटेसी है, दरअसल फैंटेसी पोल। मैं तो नहीं जानता वो किस मूड में है, वो ऑलरेडी छुट्टी वाले माहौल में चले गए हैं कि नहीं चले गए हैं, वो पता नहीं क्या क्या फैंटेसाइज कर रहे हैं, तो उसी फैंटेसी के आधार पर इसको फैंटेसी पोल बता रहे हैं। चुनाव भी उनके लिए इसी तरीके से, एक और बाइट में उनकी देख रहा था कि भाई कितनी सीटें आएंगी, कहते वो सिद्धू मूसेवाला का वो गाना सुना है 295, उतनी आएंगी। इतना सीरियस नेता अगर इस देश में कुछ हो जाए तो पता नहीं इस देश को कहां ले जाएगा। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, करीब करीब इस देश के सभी न्यूज चैनल्स जो हैं वो 250, 260, 270 और 400 तक जा रहे हैं। मेजरली 375 तो मानकर चलिए, 375 के आसपास। अब विषय साफ है, इतना प्रचंड बहुमत है तो फिर ये जबरदस्ती की जो हवा बनाने की कोशिश की गई थी वो कहां थी? कहीं भी नहीं। इस देश में हो क्या रहा है कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन के माध्यम होने की वजह से हर कोई व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अपने आप में सेफोलॉजिस्ट है। आदमी को ये नहीं पता उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, लेकिन वो भी ट्विटर पर लिख दे रहा है कि वो इंडिया अलायंस 400 जीतेगा, पता नहीं जैकी, टॉमी, क्या क्या तो नाम रख के जबरदस्ती का एजेंडा चलाया गया। पहले दिन से विषय साफ है। जिस तरीके से 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा, जिस तरीके से हमारे अचीवमेंट्स रही, जिस तरीके से हमारी सोशल वेलफेयर की स्कीमें रही, गरीब, किसान, महिला और युवा, इन 4 जो वर्गों में बांटा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और कहा कि यही 4 वर्ग हैं जिनको मुझे लगता है कि आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने भर भर के वोट किया। ठीक है, तो एग्जिट पोल आपको क्या लग रहा है 100% सही होने जा रहा है? नहीं, मैं मानता हूं कि 100% नहीं सही होने वाला है। भाई जिन लोगों ने हमें 375 दिया है या 380 दिया है, तो कहीं पर 20 कम है, कहीं पर 25 कम है। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जिस तरीके के ट्रेंड्स हैं उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में, यानी कि 2 दिन बाद, भारतीय जनता पार्टी लेड इंडिया अलायंस जो है 400 पार जाएगा। और जिस तरीके का चुनाव घटित हुआ, कहीं ना कहीं उसका ये एक प्रारूप देख सकते हैं। आउटलुक देखेंगे तो ऑन एन एवरेज हर जगह यही स्थिति है। ठीक है साधना जी, शिवम जी का कहना है कि जो हकीकत थी वही चीजें नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल में भी हालात बिल्कुल वैसे ही थे जिस तरफ इशारा है।
आदरणीय अखिलेश जी, देखिए मैं ये सबसे पहले कहूंगी ये एग्जिट पोल्स हैं, एग्जैक्ट पोल्स नहीं है। तो 4 जून तक का पहले तो इंतजार कीजिए। और दूसरी बात, इतना अहंकार क्यों भाजपा के प्रवक्ताओं की वाणी में नजर आता है? और आपको मटन, मुसलमान, मछली और मर्यादा पार करते हुए मुजरा तक कह दिया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसमें आपको कितनी सीरियसनेस दिखाई दे रही थी? महिलाओं के प्रति कौन सा आदर और सम्मान व्यक्त कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी? इसका जवाब दीजिए पहले। और जो मध्य प्रदेश में एक बलात्कार के बाद हत्याओं का मामला लगातार सामने आया है, उस पर आपकी चुप्पी क्या बताती है? प्रज्वल रेवन्ना पर आप क्यों नहीं कुछ बोल पाते? तो जनता ऐसे लोगों का साथ नहीं दे सकती। और ये बात इसलिए इस दावे के साथ मैं कह सकती हूँ क्योंकि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ स्टार प्रचारक के तौर पर मैंने प्रचार किया, भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक होने के तौर पर भी मैं लोगों के बीच में गई। और ये हवा का रुख साफ है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। और ये इतना घमंड अहंकार मत कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। और ना मानो तो देख लो रावण, दुर्योधन और कंस। तो ऐसी गति मत कराइए अपनी, और आपकी माने तो क्या मान लिया जाए? अगर जो एग्जिट पोल के सुपड़ा साफ हो रहा है। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये घमंड नहीं है। जिस तरीके से प्लीज उनको बोलिए बहन, ये घमंड नहीं है, ये आत्मविश्वास है 10 साल जनता के बीच में रहने का। और जिन मुद्दों का जवाब आप मुझसे मांग रही हैं, इन एग्जिट पोल्स में जनता ने आपको दे दिया है। नतीजा सामने है। शतमुर्ग की तरह आंखें बंद करके बैठे रहना, इवैल्यूएट मत करना। टी-शर्ट भी वही पहन के घूम रहे हैं, उस पर भी लिख रखा है आपने। अब की बात ऐसे ही थोड़ी ना पहनिए, 3 महीने से मेहनत ऐसे ही थोड़ी ना हुई है। 3 महीने सिर्फ एक ही टी-शर्ट पहन के अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार 400 पार बोल रहे हैं कि 400 पार आएंगे, तो प्रज्वल रेवन्ना पे आपने बंद की। हमारे पास प्लीज बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए भाई, मेरी आवाज काफी अच्छी है। ठीक है, आता हूं साधना जी आपके पास। आप बीच में मत बोले, कोई लाभ सुनिए पहले। ये इसी वजह से जितनी बार भी ये कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं ऐसे ही वोट कम करा देते हैं। एक तो वैसे ही इनको कोई सुनना पसंद नहीं करता, ऊपर से बीच में लगातार बोलेंगे। प्लीज मैं आपके समय में नहीं बोला, कृपया करके बहन, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। अरे झगड़ा मत करिए आपस में भाई। ये देखिए लड़ना। साधना जी, ये जनता इनको ऐसे ही कहती है वोट नहीं देंगे, उनसे भी लड़ना। साधना जी, बारी बारी से अपनी बात रखिए, आपस में हम नहीं उलझेंगे, हम लोग अपनी अपनी बात रखेंगे अपनी बारी में। मैं आऊंगा आपके पास, पहले इनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। तो विषय बहुत साफ है। मैं कहता हूं कि जिस तरीके से इस देश के इंडिपेंडेंट मीडिया ने, अलग अलग न्यूज चैनल्स ने, प्राइवेट एजेंसीज ने एक सर्वे कंडक्ट किया, सर्वे कंडक्ट करने से 2 दिन बाद वैसे ही रिजल्ट आने वाला है, कुछ बदलने वाला नहीं है। उन्होंने एक राय बताई कि आमतौर पर जनता का जो रुझान है वो ये है। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि आज 2 दिन पहले भी जबरदस्ती अपने नेता को डिफेंड करना है, पर सच्चाई वैसी नहीं है। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि सीटें और बढ़ें, जो कि बढ़ेंगी, लेकिन 2 दिन में ऐसा क्या हो जाने वाला है? मैं मानता हूं कि सबने जिस तरीके से इंडिपेंडेंटली सर्वे कंडक्ट किया, वो जनता का मूड है और पशुपेश में कहीं ना कहीं वही जो है रिजल्ट में आपको दिखाई देगा। वर्मा जी के पास नहीं मानना है, मत मानिए, 2 दिन बाद मानना पड़ेगा। ठीक है, आशुतोष वर्मा जी, उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है फिर आपके मुताबिक? आप लोग भी सर्वे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। आता हूं साधना जी, जरा एक बार सभी लोगों को मैं सम्मिलित कर लूं बहस में, फिर आऊंगा आपके पास जल्दी से। आशुतोष जी। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा विविधताओं वाला राज्य भी रहा है। जिस प्रकार से कई बार उसके ऊपर रहता है कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री दिया जाता है, तो इस बार भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से जाएगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और 40 सीटें बिहार की, इन चुनाव में एक बड़ी नई चीजें देखने को मिली। कई सालों बाद ये चुनाव जो 2024 का है, ये मुद्दे आधारित चुनाव रह गया। 2014 की एक बड़ी वेव, 2019 में एक छद्म राष्ट्रवाद, और 2024 का जो है वाकई रोटी, कपड़ा और मकान, बेरोजगारी और महंगाई पे चुनाव हुआ। और मैं इस बात पे पूरा विश्वास मारता हूँ कि आपने जो संख्या दी है इस समय इंडिया गठबंधन को, 15 से 17, मैक्सिमम किसी ने 21 दी है। मैं जानता हूँ कि ये लगभग इसकी दुगनी होने जा रही है, दुगनी हो जाएगी अगले 4 तारीख को। मतलब आप कह रहे हैं 40 के आसपास, यूपी में 40 से ज्यादा ले लेंगे आप लोग? यूपी में 40 के आसपास हम लोग की गणना है। बद्री नारायण जी, मुझे लगता है आपको आना चाहिए इसमें। मुझे लगता है कि ये जो चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, मेरी बात पूरी हो जाती है फिर? ठीक है, जल्दी से। हाँ, आप कहीं भी ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में 1-2 सीटों को छोड़ के किसी भी सीटों में जो जीत का आंकड़ा है वो 50-60 हजार से ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं, वो तो सर आपके नेता अखिलेश जी तो कह रहे थे काशी के बारे में भी तंज करते हुए कि क्योटो में भी हो सकता है मामला फंस गया है, वहां भी हो सकता है, उन्हें लग रहा हो कि अजय राय जीत जाएंगे। मामला तो फंसेगा हर जगह, मामला हर जगह फंसेगा। हाँ। उसमें कोई दो राय नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो 4 तारीख को आने वाला है और जो 2 तारीख को दिखाया जा रहा है, हाँ। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है बद्रीनारायण जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बात उत्तर प्रदेश पर चल रही है, तो बात कहनी चाहिए। एक तो ये चुनाव इमेज का चुनाव है, ये नैरेटिव का चुनाव नहीं है।
और उस इमेज में पीएम मोदी का इमेज सबसे टावरिंग इमेज है, जिसका कोई भी चैलेंज नहीं है उत्तर प्रदेश के भी और पूरे देश के भी परिप्रेक्ष्य में। उत्तर प्रदेश में एक डिस्कोर्स चला कि बहुत सारी सीटें फंसी हुई हैं, वो एक तरह का डिसपर्सेप्शन था, रियलिटी एकदम फ़र्क थी, क्योंकि जो सीटें टकराहट में थी भी वो पीएम मोदी की रैलियों के बाद वो निकलती हुई दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि पीएम मोदी का एक अपना जो असर है, जो बियॉन्ड कास्ट बियॉन्ड कम्युनिटी काम करता है। और दूसरा लाभार्थी ने को एकदम डिस्कोर्स से बाहर कर दिया गया था, लेकिन दलित मार्जिनल वोटों के मोबिलाइजेशन बहुत साइलेंटली, एक तरह से कॉन्फिडेंट थे कि हमें इनको वोट देना है, उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने वोट दिया है। तो बहुत सारे सीट जो पहले फंसे हुए दिखते थे या एक डिस्कोर्स था कि फंसे हुए हैं, वो निकलती हुई सीट्स हो गए हैं। तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, और उत्तर प्रदेश में चरण में बद्रीनारायण जी, सातवें फेज में जो वोटिंग हुई पूर्वांचल में, तो 13 लोकसभा की सीटें उसमें थी उत्तर प्रदेश की, तो वहां भी कहा जा रहा था कि वाराणसी को छोड़ दीजिए, काशी को, तो बाकी सीटों में कांटे की टक्कर है, मामला फंस सकता है बीजेपी के लिए। देखिए, मैंने कहा ना कि कांटे का टक्कर एक ऐसा डिस्कोर्स था जिसका कोई रियल बेस नहीं था। दूसरा क्या है कि बीएसपी ने बहुत सारी जगह पर डोमिनेंट, जैसे एक क्षेत्र में 3 ओबीसी कैंडिडेट खड़े हो गए, एक बीएसपी का, एक एसपी का, एक बीजेपी का। तो अगर 15 से 20% वोट टूटता भी है बीजेपी के बेस वोट से, तो वो 3 में डिवाइड होता है। तो ये हो सकता है कि जीत के मार्जिन्स पर असर पड़े, बट वो सीट जो फंसे हुए दिखाई पड़ रहे थे वो एक तरह से निकलते हुए सीट है। शिवा, मैं आऊंगा आपके पास, जरा मुझे एक बार माधव आनंद जी से भी बात करने दीजिए। माधव जी, क्या आपको भी लगता है कि पलट जाएगा ये एग्जिट पोल? देखिए, एग्जिट पोल में जो भी आंकड़े दिखाए गए हैं, मैं उससे सहमत पूरी तरह नहीं हूं, क्योंकि जो एनडीए का नारा है और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम लोग 400 को निश्चित रूप से क्रॉस करेंगे। और एग्जिट पोल के जितने भी आंकड़े आ रहे हैं लगभग उसी तरह के आ रहे हैं कि 357, 380 समथिंग 400 के आसपास जो है। लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास है। बिहार से मैं आता हूँ, बिहार का भी अगर देखें आप, जितने चरण में, 7 चरण में वहां मतदान हुआ है, निश्चित रूप से जो हम लोगों ने घूमने का काम किया, जो जनता जनार्दन से संवाद किया, जिस तरह प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जेपी नड्डा जी, रक्षा मंत्री जी, तमाम बीजेपी के स्टार जितने भी कैंपेन रहे हैं, सबने उन्होंने वहां जाने का काम किया। तो ऐसा लगता है कि जनता के मूड को ये लोग समझ नहीं पाए। जनता साइलेंट होते हुए भी जो है एनडीए के प्रति हमेशा से रुझान रहा है, और इस चुनाव में भी जो है एक मुफ्त वोट जो है एनडीए के कैंडिडेट को मिलने का काम किया है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में 40 के 40 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे। लास्ट टाइम 40 में 40 2000 अति आत्मविश्वास तो नहीं है माधव जी? नहीं, अति आत्मविश्वास नहीं अखिलेश जी। 2019 में एक सीट हम लोग चूक हो गई थी, लेकिन इस बार 40 के 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, आप देखिएगा 2 दिन का वक्त और बचा है। 4 तारीख को तो रिजल्ट आ जाएगा, 12 बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी 70+ यानी 75 के आसपास जो है निश्चित रूप से बीजेपी और बीजेपी के जो अलायंस में जितने भी घटक दल हैं, सब लोग जीतने का काम करेंगे। 75+। सरकार। अच्छा, साधना भारती जी, मैं कांग्रेस की नेता के पास अब जा रहा हूं। साधना जी, आपके नेता ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो बयान दिया 295+ वाली बात जो उन्होंने कही, वो कहां से आ रहा है भरोसा आप लोगों को? किस राज्य में ऐसा कमाल हो जाएगा? देखिए, वो जनता से भरोसा मिल रहा है, और कहां से मिलेगा? लोकतंत्र में कहां से भरोसा मिलता है? जनता से ही मिलता है। अब ये तो है नहीं स्वघोषित परमपिता परमात्मा के पैगंबर और देवदूत, जिनका एग्जिट पोल पहले से आ रहा था 400 पार का, वही अब दिखाई दे गया है, जिसमें कई चैनलों ने तो ऐसे आंकड़े दिए हैं जो समझ से ही परे हैं कि राजस्थान में 25 सीट है तो कोई एनडीए को 33 दे रहा है। एक चैनल का सर्वे देखिए तो हरियाणा में 10 में 16 में से 19 एनडीए को मिल रही है, एक में 4 है तो वो 6 से 8 दे रहे हैं, और जहां तमिलनाडु में 9 सीट पर हम लड़ रहे हैं, वहां दे दी गई 11 से 13 सीट। तो ये कहां से आ रहा है, यही नहीं समझ में आता। और 2 बातें मैं जरूर कहूंगी। पहली बात, शिवम भाई ने एक बात कही, कह रहे थे 10 साल। अरे विशाली भाजपा ने, 1 मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। विशाली भाजपा ने 10 साल में जो झूठ बोले हैं, 2 करोड़ नौकरी, जातिगत जनगणना का वादा किया, मुकर गया, तो क्या माना जाए? आपके ये एग्जिट पोल देखकर तो ये मान लिया जाए कि जो जातिगत जनगणना की बात करेगा, सबके कल्याण की, उसको जनता नकार देगी। जो प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बात करेगा, उसको जनता नकार देगी। तो जनता क्या महिलाओं के खिलाफ है क्या? जनता, आपको क्या लगता है जनता ओबीसी, एससी, एसटी और सर्व समाज के कल्याण के खिलाफ हो गई है क्या शिवम भाई? क्या लगता है कि जनता मुसलमान, मटन, मछली और महिलाओं का अपमान करते हुए मुजरा तक पे उतरा, उनका समर्थन करेगी क्या जनता? अरे जनता आपके 10 साल के विशाले झूठ का जवाब देने वाली है, और ये आत्मविश्वास नहीं है, ये अहंकार ही है। फिर कहूंगी 3 गए अहंकार में, ध्यान रखिएगा।
3 गए अहंकार में शिवम जी, बार बार यही बात करेंगे आपसे। देखिए मैं एक ही चीज, मैं बीच में नहीं बोला बहन के, तो आशा करता हूँ कि वो बीच में नहीं बोलेंगे। विषय साफ है। ये कहती हैं कि हमें तो एग्जिट पोल समझ में नहीं आ रहे। अरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा आपको 10 साल से, कुछ भी तो नहीं समझ पा रहे हैं आप। ग्राउंड रियलिटी कुछ भी तो नहीं समझ पा रहे हैं आप। समझ पाते तो ये स्थिति होती क्या? समझ पाते तो आपका 2014 में यह हाल हुआ, 2019 में यह हाल हुआ, उत्तर प्रदेश 2022 में यह हाल हुआ, मध्य प्रदेश में यह हाल हुआ, राजस्थान में यह हाल हुआ, छत्तीसगढ़ में यह हाल हुआ। 2024 का नतीजा सामने है, लेकिन देखने को तैयार ही नहीं है। समझे में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। और जहां तक आपने कहा कि दलितों के अधिकार के लिए, महिलाओं के अधिकार, मैंने कहा था बीच में नहीं बोलना, लेकिन 30 सेकंड भी शांत नहीं रह सकते। रुक जाइए प्लीज, जनता को समझ में आ रहा है। तो बीच में बोलना पड़ेगा। आप इनको रोकिए ना, झूठ की बात करोगे बताइए, तो मैं इनके बीच में बोला नहीं है, चैन क्यों नहीं? साधना जी सुन लीजिए, हार गए हो भैया, हार गए हो। अब चिल्ला चिल्ली करने से कुछ नहीं होगा। इतनी मेहनत ग्राउंड पे की होती तो कुछ वोट मिल जाती। साधना जी आपको बेकार में यहाँ आकर मेहनत कर रही है आप अब एग्जिट पोल पे, कोई फायदा नहीं। प्लीज बोलने दीजिए मुझे अपने समय। ये अभी भी चुनावी मोड से बाहर ही नहीं निकले हैं, ऐसा लग रहा है अभी भी चुनाव ही लड़ रहे हैं। रुकिए, हो गए चुनाव। साधना जी अब नतीजों का इंतजार है, हम एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं। मैं आता हूँ, अरे आता हूँ। कैसे पता 4 से पहले? कैसे पता? देश का मीडिया बता रहा है भाई, हमारा इंटरनल सर्वे बता रहा है, देश का मूड बता रहा है, देश की जनता बता रही है। वही जनता जिसके बीच में आप जाते नहीं। इनको रोक दीजिए, क्या लाभ है? बस मैं चिल्ला चिल्ली चाहता ही नहीं। सुन तो लीजिए, अच्छी खासी मेहनत हुई है चुनाव में। अब ये तो सारे समय घर ही बैठे रहे, तो इसलिए आप चिल्ला रहे हैं। साधना भारती जी बारी बारी से, अरे बारी बारी से सुन तो लीजिए। मैंने आपको पूरा समय दिया था। साधना जी एक मिनट, अरे धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। नहीं, अरे सुन तो लीजिए। आप अपनी बात रखिएगा, आपकी बारी जब आएगी तो। मैडम आपकी बारी आएगी तो अपनी बात रखिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, पूरा मौका दिया जाएगा। शिवम को अपनी बात खत्म करने दीजिए ना। 4 से पहले नतीजे क्यों घोषित कर रहे हैं? अरे मतलब ये क्या बात हुई, आप बोलने ही नहीं देंगी? बोलने तो दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। हाँ ठीक है शिवम। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, प्लीज आप बीच में इनको रोक दें। मेरी गुजारिश है आपसे, मैं उनके बीच में एक बार नहीं बोला। बोलिए, बात रखिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कैंपेन किया, जिस तरीके से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, जिस तरीके से 10 साल का काम रहा, जिस तरीके से उनकी मेहनत रही, ये साबित करता है कि इस समय देश और दुनिया में उनसे बड़ा नेता नहीं है। जहां तक एक्सेप्टेंस की बात है, इस देश में जहां नरेंद्र मोदी जी खड़े हो जाते हैं, यहां जहां उनका नाम होता है, उसके आगे जनता किसी को नहीं देखती है। और ये टाइम एंड अगेन साबित हुआ है। रही बात साबित तो इस तरीके से भी हो रहा है शिवम जी, बद्री नारायण जी, छोटा सा इस पर एक कमेंट चाहूंगा ब्रेक लेने के पहले मैं, कि साबित तो इस लिहाज से भी हो रहा है कि कई जगहों पर मैं भी घूमा हूं। मैंने 28,500 किलोमीटर की यात्रा की सड़क मार्ग से पूरे हिंदुस्तान में, तो कई जगहों पर बीजेपी के कैंडिडेट से लोग नाराज थे, लेकिन बाद में फिर कहते थे कि मोदी जी इसलिए वोट देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, एकदम आपने सही ऑब्जर्व किया अखिलेश जी। ये जो इस बार कई जगह ये देखा गया है कि बीजेपी के जो एमपीज के खिलाफ लोकल एंटी इनकम्बेंसी था, लोगों की नाराजगियाँ थी और बहुत नाराजगियाँ थी। लेकिन वही है कि किसको दे, तो मोदी जी को दे। मोदी का जो विश्वास, ट्रस्ट कैपिटल है, इतना पावरफुल है लोगों में कि वो दूसरों के कहते हैं ना, शंकर जैसे वो पी जाते थे विष, तो उन्होंने बहुतों के विष को पी लिया नीलकंठ की तरह, गरल के, और उनको विजय की तरफ ले गए हैं वो। तो ये बहुत हुआ है। ट्रस्ट कैपिटल ऑफ द मोदी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द पब्लिक। दूसरा जो क्या हुआ है कि जो एक डिस्कोर्स खड़ा किया गया कि ये जाति उभर गई है, जाति उभर गई है, वो वस्तुतः उभरी नहीं। वो मोदी का जो एक ब्रॉडर मेगा इमेज है, उसने उसको भी सकम्ब कर लिया। तो ये 2 प्रक्रियाओं के कारण मुझे लगता है कि इस चुनाव में एक अलग ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा जल्दी से। है ना, गरीब किसान महिला युवा जाति है ना, अगर उनको सोशल वेलफेयर, उनकी बेहतरी के लिए कोई काम करना है तो उसमें कीजिए। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ये जो एग्जिट पोल का इशारा है, जो संकेत है, यही नतीजे में अगर तब्दील हो गया तो क्या ब्रांड मोदी की जो बात बार बार की जाती है वो अभी भी वहीं बरकरार है? और इस बार जो एग्जिट पोल का इशारा है, जो संकेत है, वो यही कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन विपक्ष का कहना है कि दरअसल ये फैंटेसी है। जब चुनाव के नतीजे आएंगे, यानी एग्जैक्ट पोल होगा, उस वक्त सब कुछ बदल जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। इन दावों के बीच बद्री नारायण जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, जो मैं ब्रेक के पहले कह रहा था, कि क्या ये बात साफ हो रही है इस चीज से? मैं फिलहाल अभी अगर मगर मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि नतीजे तो वाकई नहीं आए हैं, ये एग्जिट पोल ही है, कि ब्रांड मोदी बरकरार है। बिल्कुल अखिलेश जी, ये चुनाव अगर ये परिणाम ऐसे ही होते हैं तो जाहिर होगा कि ब्रांड मोदी सिर्फ बरकरार नहीं है, वो बढ़ा है, एक्सटेंड किया है। उसने अपने ट्रस्ट कैपिटल में बहुत जोड़ा है। और मोदी एक ऐसी राजनीतिज्ञ हैं जो अपने इमेज में रोज नया जोड़ते जाते हैं और जो दूसरे नहीं कर पाते हैं, दूसरे अपने ही इमेज में माइनस करते जाते हैं। कभी कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे माइनस हो जाएगा। एक कंसिस्टेंसी ऑफ द इमेज है
और आपको पता है ये समय इमेजोलॉजी का समय है, एक इमेज का समय। ये पूरा चुनाव में नैरेटिव कुछ भी नहीं था, कोई नेशनल नैरेटिव नहीं था, हर 2 दिन पे नैरेटिव बदल रहे थे, सिर्फ इसमें इमेज था। और इस मोदी की इमेज ने एक बहुत बड़े एंकर का काम किया है, जिसने बीजेपी, अगर परिणाम ऐसा होता है तो ये जाहिर होगा कि तो न क्या, केवल क्या ये मानना चाहे बद्रीनारायण जी, आपका विश्लेषण ये है कि ये मोदी के साथ या फिर उनके खिलाफ वाला चुनाव था सिर्फ? बिल्कुल, मैंने इस पर लिखा है अखिलेश जी कई जगह कि ये मोदी सेंट्रिक चुनाव था। इसमें या तो मोदी के पक्ष में या मोदी के विपक्ष में वोट पड़े हैं। और पक्ष में जो वोट पड़े हैं, जैसे इस बार बड़ा ये हुआ कि कोई बोल नहीं रहा है, उत्साह नहीं है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो दलित मार्जिनल बहुत सारे तबके हैं, जो गाँवों में गरीब किस्म के तबके हैं, वो एकदम जैसे कहते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड, हमें तो देना ही है। उसमें कोई बहस नहीं था, कोई विवाद नहीं था। बोलता तब है आदमी जब विवाद होता है। और मैंने कहा भी था कि चुप्पी एक बड़ी गोलबंदी का एहसास दिलाती है। अगर चुप्पी कहीं है तो आप समझिए एक बड़ी गोलबंदी हो रही है। मतलब चुपचाप कमल छाप वाला मामला हो गया तब तो, यही कहेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो एग्जिट पोल पर यह चर्चा एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं, और एग्जिट पोल का जो इशारा है वो बिल्कुल साफ है कि मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष इस एग्जिट पोल को खारिज कर रहा है। आशुतोष वर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, एग्जिट पोल का जो संकेत है उस लिहाज से तो यह लगता है कि यूपी की जनता ने एक बार फिर से 2 लड़कों की जोड़ी को खारिज कर दिया, जैसा कि एक बार विधानसभा चुनाव में देखा गया था। नहीं अखिलेश जी, अभी ऐसा नहीं है। और मैं अभी सुन रहा था क्योंकि इस चुनाव में जो बदलाव आया है, खासकर मैं अभी राजनीतिक विश्लेषक और सुन रहा था कि जो दलित विमर्श हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। 2019 में जो दलित वोट ज़्यादा से ज़्यादा 2014 में माफ़ कीजिएगा, वो भारतीय जनता पार्टी में और 17 में भारतीय जनता पार्टी के पास गया है। वो जब वहाँ से छिटका है वो बहुतायत तरीके से इंडिया गठबंधन में दिया है। और कहीं न कहीं संविधान बचाने की जो ललक है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने की ललक, वो साफ साफ झलकी है। ये बड़ा अजीब सा है। देखिए, इंडिया गठबंधन का वोटर साइलेंट है। इंडिया गठबंधन का वोटर कभी भी वोकल नहीं रहा है। इसलिए आपके जो भी सर्वे हुए हैं वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार में ये उलट सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लोज फाइट है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि आप 15 दिखाएं, 16 दिखाएं या 5 दिखाएं, लेकिन हमारी उम्मीद है कम से कम हम 40 सीट उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन आपकी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के लोग 40 यहां पर जीत जाएंगे। लेकिन आपने जो फिर से एक बार जिक्र कर दिया संविधान बचाने वाली बात, जो आप लोग कह रहे थे लगातार, उसी से जुड़ा हुआ सवाल साधना जी मेरा आपसे है, कहीं इन्हीं चीजों से जनता कंफ्यूज तो नहीं हुई है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर ये झगड़ा नहीं दिखता, संविधान बचाने की लड़ाई नहीं दिखती है, वहां आप कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, कांग्रेस और टीएमसी अलग हो जाती है। पंजाब में जब आप लोग जाते हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, यहां पर साथ लड़ते हैं दिल्ली में। तो ये जो अलग अलग जगह अलग अलग तरह की लड़ाइयां देखने को मिली, कहीं इससे जनता को तो नहीं लगा कि ये सब तो कहने की बातें, संविधान बचाओ वगैरह, ये खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? अरे संविधान बचाने की बात कोई हमने कही क्या? ये तो संविधान को खतरे में डालने वाली बात तो इनके सब नेता मंचों से कह रहे थे कि 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। कितने बयान नहीं आए, कितने भाषण नहीं सुने। तब हमने कहा कि बिल्कुल संविधान बचाने की लड़ाई है। और दूसरी बात, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी। आपने 2 बातें कही, क्योंकि मैं ब्रेक से पहले कहा जा रहा था, आपने बोला गरीब, युवा, किसान और महिला। देखिए, जब इंडिया की आधी से अधिक आबादी के वोट बटोरने होते हैं तो मोदी जी ओबीसी हो जाते हैं, जबकि सबको पता है कि मोदी जी जन्मजात ओबीसी तो है नहीं। अगर होते तो जातिगत जनगणना कराते, अगर जन्मजात ओबीसी होते तो 49.5 का कैप जो लगा है, भाई 10 साल आपकी शासन में पूर्ण बहुमत की सरकार रही, आप अध्यादेश लाके उसको हटा देते। आप एक पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री के डीएनए पर प्रश्न नहीं उठाते, लेकिन ये सब किया गया। और जब इनको मंत्री बनाने होते तो ये जात लिखेंगे उसके आगे, तब ओबीसी जात हो जाती है। लेकिन जब हमने कहा कि जातिगत जनगणना कराइए और अधिकार दिलाइए सर्व समाज सहित SC ST ओबीसी को, तो ओबीसी जात नहीं रह जाती है। तो कथनी करनी में इतना अंतर क्यों, पैमाना क्यों बदल जाता है? दूसरी बात मैं जरूर ये कहूंगी, अभी आपने कहा 2 यूपी के 2 लड़के, तो यूपी के ही 2 लड़के थे आदरणीय अखिलेश जी, जिन्होंने अहंकारी रावण और कंस के अहंकार को चूर चूर किया था। और यूपी की पावन और पवित्र भूमि पर अवतरित हुए भगवान राम ने अत्याचारी आतताई रावण का विनाश किया, और यूपी की ही पावन पवित्र भूमि पर अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण ने कंस को पछाड़ा था। तो यूपी के ही ये 2 लड़के, ये जो अहंकारी सरकार है, इसके अहंकार को चूर चूर करके भी दिखाएंगे। इंडिया गठबंधन के लोग आने वाली 4 तारीख को सरकार बनाएंगे, निश्चिंत रहिए। और मैं अंतिम में ये बात जरूर कहूंगी कि शिवम भाई बार बार 10 साल की बात कर देते हैं। आप कह रहे थे प्रज्वल रेवन्ना का जवाब दिया, प्रज्वल रेवन्ना का जवाब, अगर प्रज्वल रेवन्ना का जवाब अगर जनता देगी
तो प्रज्वल रवन्ना का जवाब किसको देगी जनता? भाई भाजपा को वोट ना ठीक देकर है। देगी। आप आपने- गरीब किसान महिला युवाई की बात कर ठीक लीजिए, है, साधना मैं किसान जी, परिवार की हूँ, सारे कृषि अनइंटरप्टेड उपकरणों आपको पर पूरा GST समय लगा मिला है, दिया। अपनी बात आपने रखी महिला है, के साथ अब जो जवाब रेप ले हुआ, लेते हैं। उस ठीक पर है। जवाब नहीं हो गया वो एक सब बातें, मिनट, तो आप 10 लोगों ने सेकंड बहुत और, बोली हैं, ये 10 चीजें सेकंड कही और गई रैलियों में, 10 प्रचार सेकंड के और। दौरान सब कुछ कहा गया है, अब ब्रज- नतीजों का इंतजार है। ब्रजभूषण- अब जनता ने क्या नहीं, सोचा, नहीं, जनता ने क्या मन प्रचार बनाया नहीं वो है, पता ये चलेगा। मुद्दा है, ये जवाब नहीं नहीं देना है मुद्दा, पड़ेगा। मैं कहा कह रहा हूं मुद्दा नहीं है, लेकिन उस मुद्दे पर जनता ने कितना भरोसा किया है ये पता चलने वाला है, बहुत जल्द नतीजे आ जाएंगे। शिवम जल्दी से देखिए, एक तो मेरी बहन को बिल्कुल भी पता नहीं है, जहां तक जनगणना का विषय है। कोरोना में खुद सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो है अपना जवाब फाइल किया था और उसमें कहा गया था कि 2025 में चुनाव होने के बाद बाय डिफॉल्ट ही जनगणना होनी है, उसके साथ साथ तमाम डेटा इस देश के सामने होगा। तो आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, भगवान जाने। दूसरा, उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं बार बार कंस रावण कंस रावण कंस रावण, यहां पर इनको उदाहरण देने के लिए भी भगवान की मदद लग रही है। और जब भगवान के मंदिर जाना था तो नहीं गए, चुपचाप बैठ गए। अभी इनको कह रहे हैं ना बार बार कंस रावण कंस रावण। बताइए जरा, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बहन, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? करने के लिए पड़ रही है जरूरत। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जगन्नाथ जी को मोदी का भक्त बनना बता चाहिए कि दिया, नहीं बनना शर्म चाहिए? नहीं आई ये आपको? देखिए, मंदिर के नाम पे शर्म भाग नहीं जाते हैं, आई, वैसे इनको जगन्नाथ भगवान को भी मोदी का चाहिए। भक्त ये जो बता दिया। जनता ने आपको प्लीज एक अरे ही ये- सवाल पूछा था, बहन अरे बीच में नहीं मंदिर बोलना, आपने रुक जाइए बनवा ना। दिया क्या? अब सुप्रीम दूसरा कोर्ट विषय के साफ आदेश पर मंदिर है, बना जिस है। तरीके की अरे ये स्थितियां सुनिए ग्राउंड ना, पर है, जगन्नाथ रियलिटी बीच भगवान में नहीं जगन्नाथ को भी बोलना मोदी है। का भक्त बता दिया। प्लीज आप इनको तो रोक शर्म नहीं दीजिए, आई? क्या है? साधना जी शिवम सुनिए तो त्यागी को सही। शर्म आई कि एक नहीं आई? ऐसा इनका भगवान नेता, ऐसे इनके प्रवक्ता, जगन्नाथ यही इसी को वजह से तो मोदी का पार्टी भक्त खड्डे में बताया। चली गई सारी। अरे चाटू आप जैसे का लोगों की भक्त वजह से ही बताया। बर्बाद हो गई पार्टी क्यों कर रहे हैं हम लोग आपस में? पता नहीं कि चुनाव हो गया, लेकिन फिर भी साधना जी, चाटुकारिता की साधना पराकाष्ठा। जी बोलने तो अरे दीजिए। चाटुकारिता अरे की मैडम, पराकाष्ठा तो आपको देखिए। आपको ये किसी चुनाव ने का- टोका ये था, चुनाव किसी का ने नहीं मुद्दा टोका नहीं है। था। साधना जी, इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी गुजारिश है आपसे, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। जब आप बोल रही थी कोई नहीं बोल रहा था, हम सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना है। शिवम को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है साधना जी, एक मिनट, शिवम को अपनी बात रखने दीजिए। चलिए, तो विषय शिवम बहुत की आवाज साफ है। आने रही दीजिए। बात ग्राउंड रियलिटी की, और एक चीज जो अभी अखिलेश यादव जी के प्रवक्ता ने कहा कि हम कम से कम जो है 40 सीटें तो जीत रहे हैं, यानी कि सीधा सीधा 39 तो ये 2 दिन में हार गए, वरना कल तक तो 79 बोल रहे थे। अखिलेश यादव का कहना था कि काशी की एक सीट है उस पर भी फाइट है, बाकी तो सारी जीत रहे हैं हम। इससे साफ पता चलता है कि भाई सब झूठ बोल रहे थे सफेद। अच्छे तरीके से आपके नेता भी जानते हैं, आपके प्रवक्ता भी जानते हैं कि हार बहुत बुरी होने वाली है। 2 दिन और बचे हुए हैं, जितना अपने आप को कंफर्ट करना है 295 कह के करते रहिए, इससे कोई लाभ नहीं है। और रही बात मुद्दों की, मैं मानता हूं जो मुद्दे यहां पर बैठकर इस समय साधना जी बोल रही है या फिर आशुतोष जी बोल रहे हैं, इनके नेताओं ने दिन रात वही बोला है, लेकिन क्या जनता ने इनकी बात सुनी? नहीं सुनी। नहीं, क्यों नहीं सुनी? क्योंकि इनके जो नेता हैं उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा आज के समय में। भाई इस देश में, दुनिया में सिर्फ एक ही ब्रांड चल रहा है और वो है मोदी ब्रांड। बात खत्म। आप कितना भी चीखते चिल्लाते रहिए, उससे कोई असर नहीं हो रहा है। मतलब बंद विंडो में भी बोल रही थी बहन, आप देख रहे हैं, अग्रेशन देख रहे हैं। इतनी मेहनत चुनाव में कर लिए होते, कुछ मिल जाता। अच्छा मुझे एक बात बताइए साधना जी, साधना जी, आप भी परमात्मा के पैगंबर बन गए। साधना जी सुन तो लीजिए, सवाल तो सुनिए। अब भगवान और परमात्मा सब याद आ जाएंगे चुनाव में, पहले याद नहीं आया इनको एक बार भी। मुद्दे पर आते हैं। साधना जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं बचपन सुनिए साधना जी, सवाल तो सुन लीजिए, मुझे सवाल पूछने का तो मौका नहीं दीजिए। चाहिए, सवाल तो सुन लीजिए। एक मिनट शिवम जी, एक मिनट। हाँ, मेरा सवाल ये है, मैं अगर मगर में ही बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि अभी नतीजे वाकई नहीं आए हैं, ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल ही नतीजे में तब्दील हो गया तो क्या लीडरशिप को लेकर फिर सवाल खड़े नहीं होंगे? जो लीडरशिप आपके पास है, खड़गे जी का रिजाइन करा देंगे। पहली बात एग्जिट पोल खड़गे जी को बनाया इसलिए था ताकि रिजाइन देने के लिए कोई जिम्मेदारी क्लेम करने के लिए होना चाहिए यहाँ पर। बार अब बीच में मत बोलो, अब बीच में मत। खड़गे जी का रिजाइन हो शिवम जाएगा। त्यागी बार कह रहे हैं भगवान, अरे आध्यात्मिक प्रवचन बचपन से कर रही हूँ, तुम्हारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है साधना भारती को प्रवचन करने के लिए और भगवान की बात करने के लिए। आप अपने आप को स्वघोषित परमात्मा बताएंगे, आप भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बताएंगे। जनता मानती नहीं आपको, जनता एक्सेप्ट नहीं करती, जनता आपके मुद्दे नहीं मानती, और उसके बावजूद भी आप लगातार शिवम जी बताना पड़ेगा आपको। बताइए जिम्मेदारी कौन लेगा हार की? बताइए कौन लेगा जिम्मेदारी? बताइए आप जरा। बता रही हूँ ना, सुनिए। नहीं, कब बताएंगे कौन लेगा जिम्मेदारी? राहुल गांधी जिम्मेदार है कि नहीं है?
अरे चाटुकारिता नहीं, बताइए। चाटुकारिता की पराकाष्ठा बताइए। भगवान जगन्नाथ को भी आपने मोदी का भक्त बना दिया। जिम्मेदारी लेंगे उनको अरे मोदी ने धरती बना दी। साधना जी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। शिवम जी टोकिएगा मत, जल्दी खत्म करिए। 20 सेकंड में सुन लीजिए, ये चाटुकारिता मत कीजिए। मोदी ने धरती नहीं बनाई, लेकिन भारत की धरती को समृद्ध जरूर बनाया है। जो 4 जून से पहले समृद्ध जरूर बनाया, जो आप नहीं बना पाए 70 साल भारत में। की धरती को समृद्ध नहीं बनाया, बिल्कुल बनाया, तभी तो जीत रहे हैं। अगर समृद्ध नहीं बनाया तो जीतते गए। चलिए मैं इस तूतू में से आगे बढ़ना चाहता हूँ। कुछ एक मिनट, कुछ ऐसी बहस करें जिससे कुछ बातें निकलकर सामने आए। फ्रूटफुल डिस्कशन होनी चाहिए। 1 मिनट साधना जी चलिए ठीक है। मैं अब राजनीतिक मेहमानों से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, आता हूँ आपके पास भी माधव जी। लेकिन बद्री नारायण जी, क्या ये लीडरशिप की भी परीक्षा नहीं होने जा रही जो नतीजा होगा? बिल्कुल, अगर ये एग्जिट पोल सही होता है अखिलेश जी, तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होगा इंडिया के गठबंधन और कांग्रेस के अपने नेतृत्व के सामने। और जो प्रश्न खड़ा होगा वो नेता पर नहीं खड़ा होगा, पूरे स्ट्रेटेजी विमर्श के स्ट्रेटजी पर खड़ा होगा कि आपने कौन से इशू को मुद्दा बनाया, किसको आप सोच रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं संविधान बचाने की लड़ाई पॉपुलर एजेंडा बन चुकी थी, जातीय जनगणना का इशू पॉपुलर एजेंडा बन चुकी थी। तो ये सारे प्रश्न इस बार चुनाव के बाद ये तय होंगे, इस रिजल्ट के आने के बाद। और पहले भी 4 राज्यों में आपने देखा है जो चुनाव हुए थे, उसमें भी इन लोगों ने इसी तरह के सवालों को लेकर चुनाव में आए थे, फिर भी उनको विजय नहीं मिली थी। फिर से इनको रीथिंक करना पड़ेगा कि विमर्श की स्ट्रेटेजी क्या होगी, राजनीति किस दिशा में इनकी जाएगी। प्रश्न भले ही सही हो, लेकिन प्रश्न को किस तरह से ले जाना है वो भी बड़ा इशू होता है चुनावों में। तो मुझे लगता है कि अपनी आत्ममंथन, यानी कांग्रेस के लिए बहुत आत्ममंथन का फेज होगा अगर ये परिणाम सही होता है। कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का फेज होगा। और माधव आनंद जी, सवाल ये भी खड़ा होगा, देखिए महंगाई बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं वो हकीकत है, उसको कोई खारिज नहीं कर सकता कि मुद्दा नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी अगर इस तरीके से प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है, तब तो फिर ये कहा जाएगा कि ये लीडर्स का चुनाव था, मुद्दों का चुनाव था नहीं। देखिए अखिलेश जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2 कार्यकाल में जितने काम हुए हैं देश में, तो जिस तरह के विकास हुए हैं, देश की मान सम्मान प्रतिष्ठा जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ा है, तो भारतवर्ष की जनता बहुत जागरूक है। जहां एक तरफ राहुल बाबा है, राहुल बाबा को क्या ज्ञान है भारत के इतिहास, भारत की राजनीति, भारत के भूगोल, भारत का जैसे एग्रीकल्चर, कुछ क्या ज्ञान है सबको पता है। तो जहां देखिए परीक्षा होती है कि मेरे सामने कौन नेता है और उनके सामने कौन नेता है। हम लोग के सामने एक ऐसे नेता है जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और बहुत सारा ऐसा भी काम उन्होंने किया है जो उन्होंने नहीं भी कहा था, जो देश हित में उनको उचित लगा। तो निश्चित रूप से भारतवर्ष की जनता, और मैं तो पहले से ही कह रहा था कि देश हित में यह जरूरी था कि 2024 में मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो क्रोनिक समस्याएं देश में कांग्रेस ने विरासत में दिया था, जो इस तरह के लाइलाज बीमारी बना दिया था। कुछ ऐसे इश्यूज थे भारत में, उन सबको दूर करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं कहता हूं 4 तारीख को जितने विपक्ष के नेता हैं सबको चश्मे का पावर बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस चश्मे से ये लोग, चलिए चश्मे का पावर किसको बदलना पड़ेगा 4 तारीख को पता चल जाएगा।